12 सितंबर को जो एग्जाम है हमें उस पे फोकस करना है। और उस एग्जाम में फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या देखना है कि सबसे ज्यादा मार्क्स हम कैसे उसमें अटेन कर सके, कैसे हम उसमें सबसे ज्यादा मार्क्स ला सकें। क्योंकि उसके बाद होता है काउंसलिंग प्रोसेस, और उस काउंसलिंग प्रोसेस के बाद आपको कॉलेज अलॉट होती है, और फिर आपकी वहां से एमबीबीएस की यात्रा शुरू होती है। तो स्टूडेंट्स, जिस तरीके से सिर्फ हार्डवर्क करना और हार्डवर्क के साथ सही डायरेक्शन में करना और सही तरीके से और सही विधि से करना, नीति और रीति दोनों सही होनी चाहिए, तभी आप किसी भी मंजिल तक पहुंचते हैं। तो यहां पे माई सेल्फ ऋषिकांत शर्मा, आई एम काउंसलर, मोटिवेशन एंड अ प्रोफेसर। तो स्टूडेंट्स ध्यान से सुनना मेरी बात। एज अ टीचर मैं आपसे बात करूंगा आज कि आपको क्या क्या ध्यान रखना है जब आप डॉक्टर बनने के लिए निकले हैं। आपके सपना अगर आपका डॉक्टर बनना है तो उसके लिए आपको क्या क्या चीजें ध्यान रखना है। एक छोटी सी चूक भी आपको बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है। तो स्टार्ट करते हैं। यहां पे हमारी जो कंपनी है वो है एडुकेयर कंसल्टेंसी, जो हम कंसल्टेंट करते हैं किसके बारे में कि आप नीट का फॉर्म भरते हैं, रिजल्ट आता है, उसके बाद जो काउंसलिंग प्रोसेस से लेके कॉलेज अलॉटमेंट तक हम आपका साथ देते हैं। अब देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे कि मोस्ट कॉमन क्वेश्चंस, यहां पे सारे नीट वाले स्टूडेंट्स हैं, तो जो मोस्ट कॉमन क्वेश्चंस अभी सबके दिमाग में आ रहा होगा वो यहां पे मैंने लिखे हैं, विच सब्जेक्ट हैज मोर वेटेज। ये जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कौन से सब्जेक्ट का कितना वेटेज है ना, कौन से सब्जेक्ट का कितना वेटेज है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद विच चैप्टर और टॉपिक इज मोर इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमारा पहला काम क्या है, नीट के एग्जाम में सबसे ज्यादा मार्क्स लाना। उसके बाद व्हाट आर द फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। तो इस सेशन में हमारे साथ एक और हमारे मेंबर जुड़े हुए हैं, कोमला, जो आपको बताएंगे जो भी आपके मन में क्यूरीज आ रही है किसी भी काउंसलिंग प्रोसेस को लेके, एग्जाम को लेके, या कोई XYZ, तो कॉलेज कौन सी लेनी चाहिए, क्या कोर्स होना चाहिए, इन सारी चीजों के बारे में मैम आपको बताएंगे। और मैं एक बार अपना सेशन स्टार्ट करता हूं, देन आई विल कॉल मैम। उसके बाद हाउ मेनी क्वेश्चंस कम फ्रॉम ईच ऑफ द इंपॉर्टेंट चैप्टर, हर एक इंपॉर्टेंट चैप्टर में से कितने क्वेश्चंस आएंगे, ये हमने एनालिसिस किया है लास्ट 3 to 4 इयर्स का। और जैसा आपको पता है इस बार एनटीए ने एग्जाम में बहुत सारे चेंजेस भी किए हैं, और उस चेंजेस का क्या फायदा होने वाला है, आप उस चेंजेस का आपको पता होगा तो आप उसका फायदा भी उठा सकते हैं। तो उस पे भी हम बात करने वाले हैं। अब देखो, इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट स्लाइड है इसमें लिखा है क्विक ओवरव्यू अबाउट द नीट एग्जाम। नीट एग्जाम के बारे में एक बार फटाफट देखते हैं कि क्या क्या चीजें हैं। नीट यूजी अंडर ग्रेजुएशन 2021 कंडक्टेड बाय द एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। एनटीए आपका एग्जाम कंडक्ट कराती है। अब एनटीए का रोल कितना है? एनटीए का रोल हमारे इतना ही होता है कि एग्जाम कंडक्ट करवाना और रिजल्ट डिक्लेयर करना, ठीक है। उसके बाद एमसीसी आ जाती है जो काउंसलिंग के लिए काम करती है। उसके बाद लिखा है हु सीक्स द एडमिशन इन द एमबीबीएस, बीडीएस या आयुष कोर्सेज आर कंपल्ड टू गिव द नीट एग्जाम। आपको अगर आप एमबीबीएस में जाना चाहते हैं, बीडीएस या फिर आयुष, आपको नीट एग्जाम जरूर लिखना है उन सब के लिए। और अब तो आपको पता है कि जो नर्सिंग का है वो भी बेस हो जाएगा इस पे आने वाले वक्त में। उसके बाद द नीट यूजी 2021 विल बी कंडक्टेड ऑन द संडे, दैट इज 12th September 2021। कब होगा आपका एग्जाम? 12th September। दैट मीन्स अगर मैं आज से देखूं तो एटलीस्ट हमारे पास अप्रोक्सीमेटली हम कह सकते हैं 40 से 41 दिन है हमारे पास। तो हमें इस 40 से 41 दिन में, क्योंकि आपने बहुत सारी पढ़ाई करी है, आपने 11th बायो में करी है, 12th करी है, और आपने नीट की भी प्रिपरेशन करी होगी, डेफिनेटली करी होगी। अब हमारे पास ये जो 40 दिन है, यहाँ पे हार्ड वर्किंग की जगह स्मार्ट वर्किंग करनी है। और आपके इस वर्क को स्मार्ट कैसे बनाएंगे, वो यहाँ पे हमारी कंपनी ने जो एनालिसिस किया है पिछले 10 साल के पेपर पे, उसके अकॉर्डिंग आपको टॉपिक वाइज रिव्यू में बताने वाला हूं। देन एनटीए's रोल इज लिमिटेड टू द कंडक्शन एंड डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट। एनटीए का रोल मैंने आपको पहले बताया था कि एग्जाम कंडक्ट कराना और रिजल्ट डिक्लेयर करने तक है। नीट एग्जाम इज हेल्ड ऑफलाइन once in a year, generally in the month of the May, that is the first Sunday. Due to the COVID-19 pandemic, the exam got postponed to the September 13th 2020 को होना था, ठीक है, and September
12th of 2021। तो आप सब जो एग्जाम लिखेंगे वो इस डेट को लिखेंगे 12 सितंबर 2021। फाइन। नाउ अब देखो बात करते हैं पेपर की, जो हमारा अब तक का पैटर्न था, दैट मींस आज से पहले, अभी आप जो एग्जाम लिख रहे हो इससे पहले का क्या पैटर्न था, पहले उसको जानते हैं, फिर हम जानेंगे नया पैटर्न क्या है, तभी तो हमें डिफरेंस पता चलेगा कि दोनों पैटर्न्स में क्या फर्क है। तो पहले नंबर ऑफ क्वेश्चंस, यहां पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस लिखा है, और तो कितना आएगा 180 क्वेश्चंस होते हैं आपके। पहले नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होते थे, 180 क्वेश्चंस होते थे। अब कितने होंगे वो मैं नेक्स्ट स्लाइड में दिखाऊंगा, ठीक है। यू कैन नोट, ये आपका प्रीवियस पैटर्न है जो अब तक होता था। तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस 180 होते थे, 45 क्वेश्चंस फ्रॉम ईच, फिजिक्स 45, केमिस्ट्री 45, बॉटनी 45 एंड जूलॉजी 45। तो हर एक 1 2 3 4 4 सब्जेक्ट हो गए, हर एक सब्जेक्ट में से 45, तो हो गया 180 क्वेश्चंस। उसके बाद टोटल मार्क्स है वो आते हैं 720। नाउ यू ऑल नो 180 क्वेश्चंस है, 720 मार्क्स बन रहा है, दैट मींस ईच क्वेश्चन इज ऑफ 4 मार्क्स, ईच क्वेश्चन इज ऑफ 4 मार्क्स, ठीक है। मार्किंग स्कीम कैसी होगी, अगर आपका आंसर करेक्ट होता है तो आपको 4 नंबर मिलता है, अगर आपका आंसर करेक्ट होता है तो आपको 4 नंबर मिलते हैं, और हर एक रॉन्ग आंसर के लिए आपका -1, दैट मींस नेगेटिव मार्किंग है, दैट मींस नेगेटिव मार्किंग है। आपको वही क्वेश्चन अटेंड करने हैं जिसके लिए आपको पता है कि इसका आंसर यही होगा, और आप बिल्कुल श्योर है कि यस मेरा आंसर राइट है, तभी आपको वो आंसर मार्क करके आना है। अदरवाइज अगर थोड़ा भी राइट लेफ्ट होता है, डाउट भी लगता है, तो मार्क्स बढ़ने के बजाय वो आपकी लापरवाही का मार्क्स कम भी कर देगी, ठीक है। एग्जाम का मोड कंप्लीटली ऑफलाइन एग्जाम है, ड्यूरेशन 3 आवर होता है जनरली 2 से 5 PM, एंड टाइप ऑफ क्वेश्चन इज MCQ। आपका पेपर जो होता है वो टोटली ऑब्जेक्टिव होता है, MCQ में होता है, क्लियर है। तो ये हमारा पैटर्न था जो अब तक फॉलो होता था। अब इसमें से कई चीजें सेम है, बस यहां पे थोड़ा सा चेंजेस आया है, और क्या चेंजेस आया है वो हम देखेंगे, क्लियर है। अगर किसी भी स्टूडेंट या पेरेंट को अगर किसी भी बात पे पूछना है, क्वेश्चन डालना है, तो वो हमारे चैट बॉक्स में डाल सकता है। हमारी जो टीम है वो बैठी है, बिल्कुल आपको इंस्टेंट रिप्लाई करेगी, और कुछ अगर ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो मुझे बताने हैं तो मैं यहां पे आपको वर्बली भी बताऊंगा, ठीक है। ओके, सो अब ये हमारा न्यू पैटर्न है, दिस इज योर न्यू पैटर्न विच यू आर डूइंग द एग्जाम इन दिस ईयर। न्यू पैटर्न, दिस इज योर न्यू पैटर्न इन 2021। ये आपका नया पैटर्न है। क्या कहते हैं इस नए पैटर्न में, ध्यान से समझना, ठीक है। क्या कहते हैं इस नए पैटर्न में, ध्यान से समझना। सब्जेक्ट आपके वही है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी एंड जूलॉजी। सब्जेक्ट आपके वही है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी एंड जूलॉजी, राइट। अब हर एक सब्जेक्ट में बेटा 2 सेक्शन दे दिए इन्होंने, ध्यान देना, हर एक सब्जेक्ट में 2 सेक्शन दे दिए इन्होंने, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। अब टॉपिक वाइज मैं बता देता हूं, सेक्शन में कोई फर्क नहीं है, ऐसा नहीं है। कई बच्चे इस भी कंफ्यूजन में रहते हैं कि केमिस्ट्री सेक्शन ए बी है तो एक आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और एक आपकी फिजिकल केमिस्ट्री, दैट्स नथिंग लाइक दैट, ऐसा नहीं है, ठीक है। आपको यहां पे ध्यान देना है, कैसा है, अब आपको ध्यान से सुनना है। सेक्शन बस यही बताता है कि दिस इज योर कंपल्सरी सेक्शन, दैट मींस फिजिक्स के 45 क्वेश्चंस आएंगे। अब आप क्या सोच रहे होंगे सर 35 और 15 तो 50 नंबर हो गए, 50 क्वेश्चन हो गए, नहीं 45, तो 35 क्वेश्चन जो सेक्शन ए में होंगे वो कंपल्सरी क्वेश्चन है, हर एक बच्चे को हर एक क्वेश्चन अटेंड करना है, दिस इज द कंपल्सरी क्वेश्चन। और जो आपकी 15 क्वेश्चन है सेक्शन बी में, सेक्शन बी ऑफ फिजिक्स में 15 क्वेश्चन है, आउट ऑफ दीज 15 क्वेश्चंस यू हैव टू अटेंड ओनली 10 क्वेश्चन, यू हैव टू अटेंड ओनली 10 क्वेश्चन, दैट मींस आपके पास 5 क्वेश्चन बोनस पड़े हैं, है ना, 5 क्वेश्चन की आपको चॉइस मिल गई है। अब यहां पे देखो, ये तो कंपल्सरी था 35 और ये हो गया 10, तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हो गए आपके पास, 45 हो गए। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हो गए, 45 हो गए। तो ये चेंज हुआ है, तो इसके लिए आप लोगों को बहुत अच्छे से ध्यान देना है। देखो होता क्या है, पेपर लिखते समय थोड़ा सा हमारा ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, नेचुरल है, सबका होता है, हमने भी हमारे एग्जाम्स दिए थे तो भी होता है ना, ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, तो उससे हमारे हार्मोन्स सीक्रेट होते हैं, जिसके कारण घबराहट में कोई बच्चा ऐसा ना कर दे कि सेक्शन ए में वो 5 क्वेश्चन छोड़ दे।
आपको सेक्शन बी में 5 क्वेश्चन छोड़ने हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्टार लगा के लिख लेना कि आपको सेक्शन बी में 5 क्वेश्चन छोड़ने हैं, ठीक है। उसके बाद केमिस्ट्री में सेम 35 कंपलसरी और यहां से 10 क्वेश्चन करना है। इसका मतलब 5 क्वेश्चन केमिस्ट्री में भी आपको एक्स्ट्रा मिले हुए हैं। यहां पे बॉटनी में भी ये आपका कंपलसरी सेक्शन है और इस 15 में से 10 क्वेश्चन करने हैं और आपको 5 क्वेश्चन एक्स्ट्रा मिले हुए हैं। यहाँ पे जूलॉजी में आपके पास ये आपका कंपलसरी सेक्शन है और यहाँ पे आपको 10 क्वेश्चन करने हैं और ये आपको 5 क्वेश्चन एक्स्ट्रा मिले हैं। कहने का क्या मतलब हुआ, क्या फायदा होने वाला है आपको इस पैटर्न से, क्या फायदा होने वाला है आपको इस पैटर्न से, ठीक है, क्या फायदा होने वाला है, ध्यान से। अब देखो इसमें क्या बोला कि 45 क्वेश्चंस फ्रॉम ईच सब्जेक्ट। आउट ऑफ दीज 45 क्वेश्चन आपको 50 क्वेश्चन दिए हुए हैं, ठीक है। 50 क्वेश्चन में से 45 अटेंड करने हैं। पर ध्यान देना सेक्शन ए इज कंपलसरी है, ये बार बार मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि एग्जाम में मिस कर जाओगे। पेपर को पहले पूरा देखना, आराम से करना, क्योंकि अगर किसी बच्चे को पेपर आता है तो ये 180 क्वेश्चन करने में बच्चे के पास 2.5 घंटे काफी, आधा घंटा आप सिर्फ और सिर्फ उस पेपर को देखते हो, समझते हो, रणनीति बनाते हो तो आप बिल्कुल अपने लक्ष्य तक पहुंचेंगे। अब यहां पे देखो आप 5 करके अगर मैं ऐड करूं तो 20 क्वेश्चंस मुझे एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, 20 क्वेश्चंस मुझे एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। दैट मींस ओवरलैपिंग है, ओवरलैपिंग है। अब इसका क्या फायदा होने वाला है वो देखेंगे हम, ठीक है। टोटल मार्क्स कितने आ रहे हैं, 720। अब देखो इसका क्या फायदा होने वाला है। हमारे पास मैक्सिमम मार्क्स है 720, ठीक है। 720 में से आपके पास 20 क्वेश्चंस है वो कैसे हैं, चॉइस में है। 20 क्वेश्चंस है वो कैसे हैं, चॉइस में है, ठीक है। तो 20 क्वेश्चन चॉइस में है, एक क्वेश्चन 4 नंबर का है, दैट मींस 80 मार्क्स आपके चॉइस के हैं। तो ये 80 मार्क्स 20 क्वेश्चन एक्स्ट्रा वाले हैं। अब इसमें से जब आप 80 कम कर देते हो तो आपके पास पीछे बचता है 640। कितना बचता है, 640। ये 640 मार्क्स तो आपके कंपलसरी क्वेश्चंस के मार्क्स है, ये 640 तो आपके कंपलसरी मार्क्स है। अब इसमें आपके 20 क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, राइट, जो आपको एक्स्ट्रा दिए। अब आपको ये 80 मार्क्स, इसमें आपको चॉइस मिल गई। पहले क्या होता था, अगर बच्चे को 20 क्वेश्चन नहीं पता तो वो यहां से कोई भी 80 मार्क्स नहीं ला सकता था। अब सपोज ये 20 क्वेश्चन आपको नहीं आते पर ये 20 क्वेश्चन आते हैं तो ये 80 मार्क्स आपके यहां पे आ जाएंगे और आपका स्कोर जो भी होगा वो आपका इंक्रीज हो जाएगा। मेरी बात समझ में आई। तो ये बेनिफिट है जो आपका, आप कह सकते हो दिस इज एडवांटेज। क्या कह सकते हो, एडवांटेज है आपके नए पैटर्न का। आप कह सकते हो कि ये आपका एडवांटेज है नए पैटर्न का। तो इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। मैं ज्यादा फोकस इसलिए कर रहा हूं इस पे क्योंकि दिस इज अ चेंज, ये चेंज है। अगर आपके सीनियर ने, किसी ने नीट दिया है वो आपको गाइड करेंगे, परंतु ये चीज नया पैटर्न है, ये इस साल से शुरू होगी। क्लियर है, इस चीज से शुरू होगी। अगर इस रिलेटेड किसी को भी कोई क्वेरी है, कोई चीज पूछनी है तो यू कैन आस्क द क्वेश्चन इन चैट बॉक्स एंड हमारी टीम है बिल्कुल उसमें रिप्लाई कर रही है। फाइन। अब तो ये समझ में आ गया आपको। आउट ऑफ 720 640 क्वेश्चन, 640 मार्क्स तो आपके कंपलसरी मार्क्स है, उसमें सारे बच्चे बराबर। अब नया पैटर्न से आपको जो पीछे के 80 मार्क्स है उसमें बेनिफिट हुआ है। नाउ अब हम बात करते हैं इंपैक्ट ऑफ कोविड-19। अब देखो हमें सबको पता है कि कोविड-19 का इंपैक्ट तो एक छोटे बच्चे से लेके एक बड़े के इंसान की जिंदगी में भी पड़ा है। तो इसका इंपैक्ट हमारे नीट एग्जाम पे क्या पड़ा है एज अ स्टूडेंट, लेट अस डिस्कस। तो देखो सबसे पहले क्या इंपैक्ट पड़ा है, नंबर 1 पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट कहता है ड्यू टू इंक्रीज इन द रेट ऑफ द कोविड-19 केसेस इन द कंट्री, नीट एग्जाम वाज कंडक्टेड इन द मंथ ऑफ सितंबर लास्ट ईयर। ठीक है, बाकी ये दूसरे महीने में होता था, पिछले साल भी कोविड था, इस साल भी कोविड है, इसलिए कब हो रहा है, सितंबर में हो रहा है। ठीक है, उसके बाद सेकंड जो मेथड, सेकंड जो हमारा फर्क पड़ा है, द काउंसलिंग प्रोसीड्यूर वाज बोथ ऑफलाइन एंड ऑनलाइन। जो काउंसलिंग है वो पहले ऑफलाइन होती थी, अब ऑनलाइन भी होती है। ठीक है, उसके बाद दिस ईयर 2 एग्जाम्स इज कंडक्टेड इन द मंथ ऑफ द सितंबर 12th 2021 ड्यू टू द आफ्टरमैथ इफेक्ट ऑफ द पेंडेमिक। अभी इस साल जो एग्जाम हो रहा है वो 12th of September 2021 में
हो रहा है। दिस इज द थर्ड। ड्यू टू दिस स्टूडेंट एंड पेरेंट शुड बी प्रिपेयर्ड वेल इन एडवांस एंड हैव एन ओवरव्यू। इसमें क्या बोला, ओवरव्यू अबाउट द काउंसलिंग प्रोसेस। मतलब क्या हुआ कि अब देखो आपको पता है कि सेशन सारा पीछे खिसक गया, एग्जाम जो पहले होते थे वो सितंबर में हो रहे हैं। इसका मतलब आपका जो एकेडमिक सेशन होगा एमबीबीएस का फर्स्ट ईयर का वो डिस्ट्रॉय ना हो, इसलिए काउंसलिंग में हो सकता है ज्यादा वक्त ना मिले, काउंसलिंग में हो सकता है ज्यादा वक्त ना मिले। इसलिए काउंसलिंग की तैयारी, काउंसलिंग कैसे होनी है, क्योंकि एग्जाम होते ही हमें पता चल जाता है कि अप्रोक्सीमेटली मार्क्स कितने आएंगे, आंसर की रिलीज हो जाती है। उसके बाद आपको पहले ही काउंसलिंग की तैयारी रखनी है कि आपको काउंसलिंग में किस कंसल्टेंट के साथ आपको काम करना है, किस कंसल्टेंट के साथ आपको अच्छे से सारा नॉलेज शेयर करना है। तो ये सारी चीजें आपको रिजल्ट डिक्लेयर होने से पहले ही सेटअप करनी पड़ेगी, ताकि रिजल्ट डिक्लेयर होते ही आप काउंसलिंग प्रोसेस में जा सकें। क्लियर है, ये आपके इंपैक्ट्स पड़े थे। अब हम बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मार्क्स बिटवीन द क्लास 11th एंड 12th। मैं सबसे इंपॉर्टेंट बात एक लिखने वाला हूं यहां पे। जो एनसीईआरटी बुक है आपकी, जो एनसीईआरटी बुक है आपकी, उसको अपना ग्रंथ मान लेना। ठीक है, आप जिस भी रिलीजियस से हैं आप उसको अपना ग्रंथ मान लेना और उसी के अकॉर्डिंग पढ़ाई कर लेना, क्योंकि एनसीईआरटी ही ज्यादा आती है इस एग्जाम में। एनसीईआरटी ही ज्यादा आती है इस एग्जाम में। लास्ट 10 इयर्स का सर्वे करके बता रहे हैं आपको। ठीक है, देखो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं। क्लास 11th में फिजिक्स के 23 क्वेश्चंस होंगे, मार्क्स नहीं है, क्वेश्चंस है, और मार्क्स कितने बनेंगे 92। ठीक है, और फिजिक्स के ही क्लास 12th में कितना बनेगा 22 क्वेश्चंस आएंगे, मार्क्स कितने बनेंगे 88। तो देखो 23 एंड 22, जब 23 और 22 मिले तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके कितने हो गए 45 हो गए। कितने हो गए 45 हो गए। और यहां से जब आपके पास आपने देखा कि ये 92 एंड 88 मिले तो आपके मार्क्स है वो कितने हो गए 180 हो गए। दैट मींस फिजिक्स आएगी 180 नंबर की, 45 क्वेश्चन होंगे। 45 क्वेश्चन अटेंड करने मिलेंगे, कितने क्वेश्चन 50। 5 क्वेश्चन सेक्शन बी में छोड़ने, बार बार एक बात बताता हूं। अब तो ये आपका पैटर्न होगा फिजिक्स का। सेम एज केमिस्ट्री, केमिस्ट्री में भी 23 क्वेश्चंस होंगे और यहां पे 22 क्वेश्चंस होंगे। 23 क्वेश्चन के 92 मार्क्स मिलेंगे, 23 क्वेश्चन के 92 मार्क्स मिलेंगे, और यहां पे आपको 88 मार्क्स, दोनों मिलाओगे तो 180 हो जाएगा, और यहां पे 45 आपके क्वेश्चन बन जाएंगे। बॉटनी में अगेन 23, 92, 23 एंड 24, तो ये 96 आपका। देखो यहां पे मार्क्स चेंज हो गया है, मार्क्स चेंज हो गया है। केमिस्ट्री फिजिक्स अब बॉटनी जो है इसमें कितना आ जाएगा 188 मार्क्स का पेपर आएगा बॉटनी का। ठीक है, जूलॉजी में 21 क्वेश्चंस आएंगे 11th के, और 12th के आएंगे 22 क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू 4 मार्क्स ईच क्वेश्चन। तो आपके मार्क्स बन जाते हैं 84, 88 और 43 क्वेश्चन, तो आपके मार्क्स है वो कैसे हो गए 172 मार्क्स हो गए। तो इसको देख के अब टोटल यहां पे 11th के सारे क्वेश्चन मिला के 90, 11th के मार्क्स आएंगे 360, 12th के सारे क्वेश्चन 90, 12th के मार्क्स आएंगे 360, टोटल क्वेश्चन 180 हो गए। 90 प्लस 90 और 360 प्लस 360 हो गया 72। ठीक है, दैट मींस 720। क्लियर है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। इस चार्ट को देख के क्या समझ में आ रहा है, इस चार्ट को देख के आपको क्या हाईलाइटिंग हो रही है, क्या पॉइंट आपके दिमाग में आ रहा है। मेरे दिमाग में जो आ रहा है मैं बताता हूं, है ना, और वो यूजफुल है। किसी को पूछना है कुछ तो चैट बॉक्स में लिख सकता है। तो अब देखो सॉरी, इसको देख के ये समझ में आ रहा है कि सबसे ज्यादा वेटेज मेरा किसका है, किसका है बॉटनी का है। सबसे ज्यादा वेटेज किसका है बॉटनी का है, क्योंकि बॉटनी कितने मार्क्स की आ रही है 188 मार्क्स की आ रही है। उसके बाद फिजिक्स केमिस्ट्री 180 180, और फिर है आपकी जूलॉजी। जूलॉजी कितनी आ रही है 172। तो स्टूडेंट एज यू ऑल नो कि आप सब बायो के टीचर्स, बायो के स्टूडेंट्स, आप सब बायो के स्टूडेंट हैं, तो बॉटनी और जूलॉजी तो आपकी बिल्कुल पक्की होगी, है ना। नीट लिखने जा रहे हैं हम, तो बॉटनी और जूलॉजी पक्की होगी। आपको और ज्यादा पक्का किसको करना है बॉटनी को। जूलॉजी तो आती है, तो सबसे पहले बॉटनी प्रिपेयर करेंगे, देन फिजिक्स केमिस्ट्री प्रिपेयर करेंगे और जूलॉजी प्रिपेयर करेंगे। जूलॉजी प्रिपेयर करने में आपका वक्त कम लगेगा, बिकॉज यू ऑल आर द बायो स्टूडेंट। आप सब नीट लिखने वाले स्टूडेंट्स हैं, एमबीबीएस के स्टूडेंट हैं, हमारे देश के आने वाले वक्त के डॉक्टर्स।
तो इसमें आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो सबसे पहले इसको पढ़ेंगे, फिर आप केमिस्ट्री एंड फिजिक्स पढ़ेंगे, फिर आप जियोलॉजी पढ़ेंगे। ठीक है, इसको लास्ट में रखा, ऐसा नहीं सोचेंगे कि नीट का एग्जाम एंड जियोलॉजी लास्ट में रखा, बिकॉज यू आर अवेयर ऑफ द सब्जेक्ट, बिकॉज यू हैव स्टडीड द बायोलॉजी इन योर क्लास 11th एंड 12th। ठीक है, और कई बच्चों ने ड्रॉप लेके कोचिंग करी होगी, तो उन्होंने को भी नीट के हिसाब से बायो बहुत अच्छे से आती है। फाइन, अब देखो ये तो था हमारा क्लास 11 12th में किस तरीके का मार्क डिस्ट्रीब्यूशन है। अब देखो आगे, अब ये उसी का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, मार्क्स का ही है। जैसे ये है आपका केमिस्ट्री, ये है आपका फिजिक्स, ये है आपका जियोलॉजी और ये है आपका बॉटनी। ठीक है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। तो ये है आपका केमिस्ट्री, ये है आपका जियोलॉजी, ये है फिजिक्स और ये है आपका बॉटनी। फाइन, तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जो अभी हमने टेबल देखी उसी का। अब इसके बाद की मैं बात करूं, अब इसके बाद की बात करूं तो ये बात सबसे इंपॉर्टेंट होती है एक बच्चे के लिए। ठीक है, एक बच्चा जो एग्जाम लिखने जा रहा है, अगर उसको ये चीज मिल जाती है तो समझ लेना कि आधी तैयारी तो हो गई, अब बस तैयारी करनी है। फाइन, तो अब इसमें देखो आपको क्या लिखा है, फिजिक्स की बात चल रही है क्लास 11th की, फिजिक्स की बात चल रही है क्लास 11th के सिलेबस की। तो फिजिक्स में 11th का सिलेबस, आपका फिजिक्स कितने मार्क्स का है, फिजिक्स कितने मार्क्स का है, अभी आपको मैंने बताया था कि आपका जो फिजिक्स है, देखो फिजिक्स का पोर्शन कितने मार्क्स का है, 180 का। फिजिक्स का 11th का कितने मार्क्स का है, 92 मार्क्स का। तो यहां पे ध्यान देना, फिजिक्स का 11th का पोर्शन 92 मार्क्स का आएगा एग्जाम में। ठीक है, क्वेश्चंस की बात नहीं करी, क्वेश्चन तो अपन को पता है। 11th का क्वेश्चन आएगा 92 मार्क्स का। आउट ऑफ दीज 92 मार्क्स 9%, 92 का 9% मार्क्स निकाल लेना, वो मार्क्स आपके आएंगे सिर्फ और सिर्फ इस चैप्टर को पढ़ के। तो सबसे पहले आपको कौन सा चैप्टर पढ़ना है, काइनेटिक थ्योरी। सबसे पहले आपको कौन सा चैप्टर पढ़ना है, काइनेटिक थ्योरी। दिस इज अ वेरी हेल्पफुल फॉर द स्टूडेंट, क्योंकि स्टूडेंट को जब ये पता चल जाए, आप कह सकते हो कि एक टाइप ऑफ ब्लूप्रिंट हमने पूरा सर्वे करके निकाला है। ठीक है, दिस इज अप्रोक्सीमेट वेटेज बेस्ड ऑन द प्रीवियस ईयर ट्रेंड्स। ये 10 साल का सर्वे करके बेटा आपको बताया जा रहा है कि आपका जो एग्जाम में 11th की फिजिक्स 92 मार्क्स की आएगी, 92 मार्क्स का 9%। ठीक है, 92 का 10% 9.2 होता है, तो 9% कितना होगा, लगभग 8 नंबर। तो 8 मार्क्स आपके कहां से आने वाले हैं, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस एंड थर्मोडायनेमिक्स में से। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपको पूरा वेटेज दिया हुआ है। तो अब मैं जब फिजिक्स पढ़ने वाला हूं क्लास 11th की, तो सबसे पहले मैं किस टॉपिक को तैयार करूंगा, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस एंड थर्मोडायनेमिक्स को तैयार करेंगे। ठीक है, ये आपके 9% आ रहा है। उसके बाद बेटा ये है आपका 5%, दैट मींस 92 का 5, बचे हुए का 5 नहीं कह रहा हूं मैं, 92 का 5। ठीक है, 92 का 5 कितना होता है, 92 का 5 आप देखोगे तो लगभग आपका हो जाएगा 6 to 7 मार्क्स। तो ये आ जाएगा आपके मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रिजिड बॉडी। तो ये आपको सेकंड नंबर में आपको इस टॉपिक को तैयार करना है, सेकंड नंबर को में आपको इस टॉपिक को तैयार करना है। उसके बाद 4%, बचे हुए का नहीं, टोटल का 4%। ठीक है, टोटल का 4%, दैट मींस थर्ड। तो वर्क, एनर्जी एंड पावर आपको पढ़ना है। उसके बाद देखो 3 3 3 एंड 3, इन सबको आपको जो सुविधा हो, जिसके लिए देखो 1 2 3 4, ये जो मैंने रेड मार्क किए हैं, इसमें से जो जिस बच्चे को, पर्टिकुलर बच्चे को जिसको जो टॉपिक अच्छा लगे वो पढ़ सकता है, क्योंकि सबका वेटेज कितना है, 3 है। उसके बाद इन दोनों का वेटेज है 2% एंड 2%, तो इसको भी आपने सबसे लास्ट प्रायोरिटी में आप रख सकते हो। तो ये वाला टॉपिक और ये वाला टॉपिक ग्रेविटेशन, तो ये आप अपने लास्ट प्रायोरिटी में रख सकते हो। सो आई थिंक कि जो फिजिक्स को, क्लास 11th की फिजिक्स है, उसको कैसे पढ़ना है ये मैंने आपको बताया, और इससे जरूर आपको कहीं ना कहीं हेल्प होगी। ठीक है, और अगर आपकी इस तरीके से आप पढ़ते हो, डेफिनेटली एक सिस्टमेटिक अगर आप पढ़ते हो और इस पूरे ब्लूप्रिंट को फॉलो करते हुए आप बताते हो, तो ध्यान पढ़ते हो, तो एक बात को ध्यान रखना कि आपके मार्क्स में 10-15 नंबर का तो फर्क डेफिनेटली इस वेबिनार को देखने के बाद पड़ेगा। ठीक है,
बिल्कुल ऐसा ना समझे, आई नो आप सब नीट के स्टूडेंट्स हैं, नीट लिख रहे हैं, इट्स व्हाट टफेस्ट एग्जाम, बट फाइन, आई कैन अंडरस्टैंड विदाउट वेस्टिंग अ लॉट्स ऑफ टाइम। बहुत छोटे में बात कर रहा हूं मैं, 1 घंटा आप अगर यहाँ वेबिनार अटेंड कर रहे हो, 1 से 1.5 घंटा, तो काफी चीजें आप लेके जाओगे, और मुझे उम्मीद है कि सारे बच्चे लिख रहे होंगे, है ना, क्योंकि एज अ स्टूडेंट वी आर what we are, I am teacher and you are student, so we all are student only। तो एज अ स्टूडेंट हमें हमेशा नॉलेज गेन करने में एक इंटरेस्ट रहता है। तो बेटा यहाँ पे आप इस तरीके से इस स्ट्रेटेजी के साथ अगर आप पढ़ते हो तो बिल्कुल आपको एकदम अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, क्लियर है। यहां पे कमेंट में एक बच्चे ने लिखा अभी कि सर टॉपिक के बारे में भी बात करो। तो बेटा टॉपिक के बारे में हमारी जो टीम है वो क्या करेगी, आपको एक इसमें टेलीग्राम लिंक डालेगी। ठीक है, आप उस टेलीग्राम लिंक पे क्लिक करना और उस चैनल को ज्वाइन करना, इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। वहां पे आपको पूरा आर्टिकल भेजेंगे एज अ पीडीएफ। ठीक है, वहां पे आपको पूरा आर्टिकल भेज देंगे एज अ पीडीएफ हमारी टेक्निकल टीम, इसलिए वहां पे फिर आपको टॉपिक वाइज भी दिया जाएगा। यहां मैंने चैप्टर वाइज दिया है, यूनिट वाइज, तो वहां पे टॉपिक वाइज भी आपको मिलेगा। तो आप लोग वहां पे एक मैसेज डाल दें या उस चैनल को सब्सक्राइब करें, तो वो आपका टेलीग्राम का चैनल है, इट्स अ काइंड ऑफ ग्रुप। टेलीग्राम क्यों बनाया, बिकॉज सेक्रेसी, प्राइवेसी मेंटेन रहती है। टेलीग्राम में किसी को किसी के मोबाइल नंबर नहीं दिखते। फाइन, ओके। अब देखो इसके बाद, अब यहां पे हम बात करेंगे 12th क्लास की फिजिक्स के बारे में। अब हम बात करेंगे 12th क्लास की फिजिक्स के बारे में। ठीक है, जब 12th क्लास की फिजिक्स के बारे में हम बात करेंगे तो यहां पे सबसे ज्यादा वेटेज वाला कौन सा, अब 12th क्लास की फिजिक्स कितने मार्क्स की आ रही है उसको पता करें। ठीक है, तो ये रही क्लास 12th, और क्लास 12th की फिजिक्स कितने मार्क्स की आ रही है आपकी, 12th क्लास की फिजिक्स आ रही है आपकी 88 मार्क्स की। कितने मार्क्स की आ रही है, 88 मार्क्स की। तो ध्यान देना, 88 मार्क्स की फिजिक्स of 12th class, maximum marks 88 मार्क्स का 10%, 8.8 लगभग 8.8, दैट मींस यू कैन से 9 मार्क्स आपको सिर्फ और सिर्फ कहां से मिलता है, ऑप्टिक्स से मिलता है। तो एज माय सजेशन यू हैव टू रीड द ऑप्टिक्स इन द वेरी बिगिनिंग ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ 12th फिजिक्स। ठीक है, तो वहां पे आपकी ऑप्टिक्स आपको सबसे पहले पढ़ना है। उसके बाद आपको देखो 9, 9 इन तीनों को पहले करना है। इन तीनों के अंदर इंटर सीक्वेंस यू कैन चेंज एज पर योर कन्वीनियंस। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना जो टॉपिक इजी है उसको पहले करना, ताकि वो काम खत्म हो जाता है। सपोज करो मेरे पास 2 टॉपिक है ए एंड बी, ठीक है, मुझे दोनों ही पढ़ने हैं, दोनों सेम वेटेज के, तो मुझे ए आता है थोड़ा, बी मुझे पढ़ना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा, पहले ए पढ़ूंगा फिर बी पढ़ूंगा, क्योंकि ए फटाफट कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर सपोज करो ये दोनों 2-2 दिन के टॉपिक है, तो एक दिन बाद मेरा ए कंप्लीट हो जाएगा, तो व्हाट आई विल फील कि अब मेरा जो हार्ड टॉपिक बचा है उसके लिए मेरे पास 3 दिन पड़े। करेक्ट, तो इस तरीके से आपको इस चीज को फॉलो करना है। ठीक है, ओके। आप चैट बॉक्स में देख सकते हो हमारा टेलीग्राम लिंक आपको भेज दिया है, आप उस पर क्लिक करेंगे, टेलीग्राम में आप उसको चैनल पे आपको सारी पीडीएफ, इवन जो मैं यहाँ पीडीएफ शेयर कर रहे हैं, ये पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी, ताकि आपका बहुत अच्छे से प्रिपरेशन हो सके। और वैसे आप इसको नोट करेंगे तो वेल एंड गुड है। नाउ अब देखो यहां पे मैंने बात करी थी, ये 9% हो गया, 8% आपके ये 2 टॉपिक्स कवर करते हैं। तो ये आप दोनों टॉपिक्स अपने लेवल से इंटर सीक्वेंस कर सकते हो। और सबसे लास्ट में जो टॉपिक पढ़ना है वो ये पढ़ना है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म। ठीक है, ये आपको सबसे लास्ट में पढ़ना है, बिकॉज इट्स हैविंग अ वेरी लेस वेटेज। So this is a strategy how you will follow when you are reading the physics of class 12th. Done? Now, what about chemistry? Chemistry of class 11th. Chemistry of class 11th के ये रहे सारे टॉपिक्स। इसमें आप देखो तो सबसे ज्यादा वेटेज आपको कहां दिख रहा है, यहां दिख रहा है, दैट मीन्स 8%। तो सबसे पहले आपको क्या पढ़नी है, थर्मोडायनामिक्स पढ़नी है। सबसे पहले आपको क्या पढ़नी है, थर्मोडायनामिक्स पढ़नी है। ठीक है, थर्मोडायनामिक्स पढ़ने के बाद आप देखो 6%, ये रहा थर्मोडायनामिक्स से इक्विलिब्रियम। तो ये आपका सेकंड टॉपिक आता है, इक्विलिब्रियम 1 और 2 2 टॉपिक्स है आपके बुक में, इक्विलिब्रियम 1 इक्विलिब्रियम 2।
तो ये दोनों आप उसमें कवर होंगे इस यूनिट में, तो आपको इक्विलिब्रियम यूनिट पढ़नी है, ठीक है। दिस इज ऑफ 6%। उसके बाद आपको 5% वाली यूनिट तैयार करनी है, जो आपकी आएगी केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। ये आपको थर्ड लेवल नंबर पे पढ़नी है, ये आपको थर्ड नंबर पे पढ़नी है, ठीक है। उसके बाद बेटा आपके पास आता है, ये है 4%। उसके बाद आपको ये पढ़नी है, ये है आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, दैट मींस दिस विल बी फोर्थ ऑप्शन, ठीक है। उसके बाद सारा वेटेज आपका देखो 3%, 3%, 1, 2, 2%, 2%, 3 and 2, बाकी सारा 3 and 2% है। तो यू कैन अरेंज द सीक्वेंस एज पर योर कन्वीनियंस। जो मैंने यहां बताया ये आपका मेजर फॉलोड सीक्वेंस होना चाहिए, और अगर आप इस चीज को फॉलो करते हो तो डेफिनेटली आपके मार्क्स में 15 से 20 नंबर का जरूर फर्क आता है, जिस बच्चे ने ये अटेंड नहीं किया है और जिस बच्चे ने इसके अकॉर्डिंग पढ़ा है, दोनों में, ठीक है, जरूर आपका आता है। उसके बाद अब ये है आपका केमिस्ट्री ऑफ क्लास 12th। केमिस्ट्री ऑफ क्लास 12th में सबसे ज्यादा वेटेज किसका है? 9%। तो ये है आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, तो दिस इज योर फर्स्ट यूनिट, ये सबसे पहले आपको पढ़ना चाहिए। उसके बाद यहां पे आप देखोगे तो आप एक चीज ऑब्जर्व करोगे कि 9% के बाद 8, 7 एंड 6 किसी का नहीं है। उसके बाद सीधा आता है 5%, 5%, और उसके बाद 5 के बाद आता है 4%, 4%, और इसके बाद जो बच जाता है वो सारा 3% एंड 2% है। तो लाइक दिस यू कैन डू दिस। तो ये यूजफुल होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अभी, ये आपके लिए यूजफुल है, बेनिफिट होगा इसका, डेफिनेटली होगा, ठीक है। और साथ ही पीडीएफ भी प्रोवाइड आपको कराई जाएगी। नाउ अब हम बात करेंगे केमिस्ट्री। अच्छा, ये तो हो गया है ना, 12th क्लास की केमिस्ट्री का स्लाइड है, ये हम कर चुके हैं। अब यहां पे हम बात करेंगे बायोलॉजी के बारे में। बायो की आप देखोगे ध्यान से, ये 11th का और ये 12th का, दोनों का टॉपिक आपको बिल्कुल सामने एक ही टेबल पे दिखाया हुआ है। तो यहां पे आप देखो 11th क्लास में क्या है, 11th क्लास में सबसे ज्यादा वेटेज किसका है? 20%। जो कहां से आ रही है? ह्यूमन, ठीक है, ये आपकी 20% वेटेज है। तो सबसे पहले आपको ये टॉपिक पढ़ना है, हम यहां लिख सकते हैं दिस इज एज अ फर्स्ट। उसके बाद 14%, तो आपको सेकंड में डाइवर्सिटी पढ़ना है। उसके बाद 9%, तो आपको थर्ड में सेल पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद 6%, तो ये आपको फोर्थ नंबर पे पढ़ना है, और फिर है 5%, तो ये आपको फिफ्थ नंबर पे पढ़ना है। सो दिस शुड बी द सीक्वेंस। इस सीक्वेंस से अगर आप पढ़ाई करते हैं तो आप कम टाइम में ज्यादा मार्क्स कर पाओगे। ये आपका 11th की बायो है। 12th की बायो पे बात करें, 12th की बायो पे बात करें तो 18%, दैट मीन सबसे पहले आपको जेनेटिक्स पढ़ना पड़ेगा, नंबर 1। उसके बाद ये दोनों 9% है, आप इसको और इसको इंटर सीक्वेंस चेंज कर सकते हो, सेकंड मैंने लिख दिया, आप इसमें एज पर योर कन्वीनियंस कर सकते हैं। ये आपकी 6 है, थर्ड, और ये है आपकी फोर्थ, ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी। तो दिस स्ट्रेटेजी इफ यू आर फॉलोइंग, डेफिनेटली बार बार एक ही बात कि डेफिनेटली आपके मार्क्स में 20 से 25 नंबर का फर्क पड़ेगा। और आपको पता है कि जब नीट का रिजल्ट आता है वहां से काउंसलिंग तक डेफिनेटली एक नंबर मायने रखता है। एक नंबर के कारण बच्चों को एमबीबीएस की जगह बीडीएस मिल जाती है, या किसी को सीट नहीं मिलती, दे हैव टू पे द लॉट्स ऑफ डोनेशन और दे हैव टू गो इन प्राइवेट कॉलेजेस। फाइन, तो इसलिए आपको इन चीजों का ध्यान रखना है। नाउ इफ यू आर हैविंग एनी क्यूरी रिलेटेड टू दैट, तो आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं, बिकॉज एकेडमिक्स का मैंने काफी पोर्शन आपको बता दिया है, और थोड़ी देर बाद हमारे जो कलीग है मिस कोमला, उनको मैं बुलाऊंगा, वो आपको काउंसलिंग प्रोसेस बताएंगे, ठीक है। अब देखो यहां पे क्या बोला है, डन विथ नीट एग्जाम तो हो गया, अब क्या करना है, व्हाट नेक्स्ट तो रिजल्ट है, रिजल्ट भी आ गया, उसके बाद क्या करना है, ठीक है। अपना नीट एग्जाम से रिजल्ट के बीच में आपको काउंसलिंग की सारी तैयारी करनी है, बैठ के रिजल्ट का वेट नहीं करना है, वो डेफिनेटली आएगा, ठीक है। आपको काउंसलिंग की पूरी तैयारी करनी है, क्योंकि आप
अपने सीनियर से बात कर सकते हैं। आपने बायो लिए तो ऑब्वियसली किसी से डिस्कस करके ही ली होगी, तो आप उनसे बात कर सकते हैं। द process of counseling is a very typical process where you have to keep the many points in a mind, and there are the 7 type of counseling। यहाँ पे एक दो काउंसलिंग नहीं होती है, there are 7 types of counseling। एक जगह भी गलती करते हो तो मे बी, एक हमारा एक केस आया था हमारे पास, उसका क्या था कि दैट स्टूडेंट हैज स्कोर्ड, देखो नाम नहीं लेता जाता, तो उस स्टूडेंट ने स्कोर किया था, स्कोर के अकॉर्डिंग उसको एमबीबीएस मिल सकता था, ठीक है, और उसके पेरेंट्स का बजट भी हाई था, इट्स ओके, दैट मींस दे आर एबल टू पे द फीस। अब उसमें क्या हुआ था, उसने काउंसलिंग गलत भरने के कारण, अब अगर सपोज करो आपके 500 मार्क्स आते हैं, ठीक है, आप ऐसी कॉलेज का नाम लिख देते हो, क्योंकि आपको ये नॉलेज नहीं है, हमारी टीम ने काम किया है, हमें ये पता है कि 500 मार्क्स है तो किस कॉलेज का कट ऑफ जाएगा उसके अकॉर्डिंग। अगर आप वहां पे ऐसी कोई कॉलेज सेलेक्ट कर लेते हो जिसका कट ऑफ 600 जाता है, तो डेफिनेटली यू आर लूजिंग योर चांस, तो वहां पे आपको चांस आपकी जाती है, और जो भी आप उसके लिए करते हो फिर आपको सेकेंड राउंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना पड़ता है। मान लो अगर सेकेंड राउंड में भी आपने सेम गलती कर दी फिर, तो इसलिए आपको पहले ही पता होना चाहिए, और ये आपको कंसल्टेंट के थ्रू ही पता चलता है कि आपके मार्क्स देख के वो बताते हैं कि अगर आप ये वाली कॉलेज डालते हो तो एक फर्स्ट काउंसलिंग में ही आप वहां पे सीट ले लेते हो, ठीक है। बाकी जैसे 500 मार्क्स का स्टूडेंट है, उसने उस कॉलेज को भरा एमबीबीएस के लिए जिसका कट ऑफ हाई जाता था, अब उसको एमबीबीएस ना मिलके क्या मिल गई, बीडीएस मिल गई। अब इसमें क्या दिक्कत हुई, उसके मार्क्स उस अकॉर्डिंग थे कि अगर वो दूसरी कॉलेज में भरता तो ऑब्वियसली दैट स्टूडेंट विल गो फॉर एमबीबीएस, बट उसकी एक गलती के कारण उसका करियर एमबीबीएस से कहां आ गया, बीडीएस पे आ गया। तो इस चीजों को समझना है, मेन वेबिनार का मतलब ही ये है कि जो काउंसलिंग प्रोसेस की क्रिटिकलिटी है वो आपको समझ में आनी चाहिए, बिकॉज इट्स अ वेरी क्रिटिकल प्रोसेस और वेरी लेंथी प्रोसेस। 7 तरह की काउंसलिंग होती है, अभी मैं आपको यहां पे दिखाता हूं। चलो यहां पे बात करते हैं क्रूशियल स्टेप्स कॉल्ड काउंसलिंग। सबसे जो क्रूशियल स्टेप है, दैट मींस सबसे जो टफ स्टेप है, क्रिटिकल है, कॉम्प्लिकेटेड है ना, कॉम्प्लिकेटेड है, तो क्योंकि एक जगह की काउंसलिंग अलग है, दूसरी तरह की काउंसलिंग अलग है, दोनों को मिक्स कर दी, क्लैश, तो ये आपका काउंसलिंग प्रोसेस है। तो यहां पे आपको ये 3 पॉइंट ध्यान में रखना है। अवेयर ऑफ काइंड्स ऑफ काउंसलिंग, सबसे पहले काइंड्स ऑफ काउंसलिंग पे बात करेंगे। किस पे, काइंड्स ऑफ काउंसलिंग, कितने तरह की काउंसलिंग होती है। उसके बाद अवेयर ऑफ हाउ, व्हेन एंड वेयर टू अप्लाई। आपके मार्क्स देखो, जैसे ही नीट के एग्जाम लिखोगे आंसर की रिलीज हो जाती है, आंसर की रिलीज होती है, एस्टिमेट लग जाता है कि मेरे इतने मार्क्स आएंगे, है ना, जो बच्चा पढ़ता है उसको तो पता चलता है, तो मेरे इतने मार्क्स आएंगे, उसके अकॉर्डिंग आपको ये पता होना चाहिए। सेकंड क्वेश्चन का आंसर आपको आंसर की मिलते ही पता हो जाना चाहिए कि मुझे कब, कहां और किस कॉलेज में अप्लाई करना है, ठीक है, तो आपकी मेंटेलिटी उसके अकॉर्डिंग हो जानी चाहिए। उसके बाद अवेयर ऑफ रूल्स ऑफ काउंसलिंग, जितने भी काउंसलिंग के रूल्स है, कितना अमाउंट कहां पे करना है, कौन सा रिफंडेबल है, कौन सा रिफंडेबल नहीं है, मुझे सीट नहीं मिली तो मुझे क्या करना है, सीट मिल गई तो क्या करना है, सीट के अपग्रेडेशन के लिए मुझे क्या करना है, सीट को होल्ड रख के और बेस्ट अगर मुझे ढूंढनी है तो मुझे क्या करना है, इन सब के रूल्स है, ठीक है। ये हमारे अभी एक टीम मेंबर है वो आपको बताएंगे। अभी हम आगे बढ़ते हैं, और ये है आपके पास, अब देखो व्हाट आफ्टर नीट, ठीक है, क्या लिखा, टाइप्स ऑफ काउंसलिंग। मैंने आपसे बताया था देयर आर द 7 टाइप्स ऑफ काउंसलिंग। तो यहां पे आप देख सकते हो कि आपके पास 7 काउंसलिंग है। दिस इज योर फर्स्ट एम्स जिपमर, थर्ड है ऑल इंडिया कोटा, फोर्थ है आपकी डिम्ड, और फिफ्थ है आपकी एएफएमसी, और 6th है आपकी ईएसआईसी, और 7th है आपकी स्टेट काउंसलिंग। अब इसमें भी क्या होता है, नेशनल काउंसलिंग, स्टेट काउंसलिंग, इनकी भी सीटें इंटरचेंज होती है, ठीक है, उसका भी आपको रूल पता होना चाहिए। दैट्स अ वेरी क्रिटिकल प्रोसेस ऑफ दिस। जितना एग्जाम नीट लिखना टफ है, उससे ज्यादा टफ और क्रिटिकल मेथड और प्रोसेस है आपका काउंसलिंग का, ठीक है। तो नाउ अगर किसी भी बच्चे को काउंसलिंग रिलेटेड अभी तक जितना मैंने बताया, इसके बाद का मेरे टीम मेंबर बताएंगे आपको, ठीक है, जो भी आपका अपग्रेडेशन के लिए क्या करना है, सीट मिल गई, बट हमारा वो होता है ना कि ऑलवेज फाइंड द बेस्ट, बेहतर से बेहतर की तलाश करो, है ना, मिल जाए सोना तो हीरे की तलाश करो। तो उसी प्रकार से क्या होगा कि अगर हमें एक सीट मिल गई, क्या पता मुझे इससे अच्छी सीट मिल सके, तो उसका क्या मेथड प्रोसेस है, उसके क्या एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज है, ये सारा प्रोसेस बताएंगे मेरे को वर्कर। अब देखो, अब यहां पे आप मेरे कलीग्स बताएंगे, अब यहां पे आप ध्यान से देखना, ठीक है। अब देखो ये 7 काउंसलिंग्स है। नाउ आई वुड लाइक टू कॉल आवर
colleague, Miss Komla. She will let you know about all kind of counseling. तो मैम स्टार्ट करेंगे बिल्कुल यहाँ से ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग. ठीक है, अभी पेंडेमिक है, मैम अपने ऑफिस से ही जूम गूगल मीट के द्वारा कनेक्टेड है. सो यहाँ पे स्लाइड आपको देखनी है और मैम आपको बैकग्राउंड में बोलेंगे, तो आप उसके अकॉर्डिंग इसको एकदम अच्छे से ऑब्जर्व कर सकते हो. सो आई वेलकम मिस कोमला.
So fine, dear students, I hope you all have enjoyed the session and you have attained the many knowledge about the counseling process and how to attain the maximum marks in the NEET exam. If you want to say anything, you can unmute yourself and you can ask the question if you want. Otherwise, we have solved all the questions which have provided in our chat box by our team. So if you want to ask any question, you can ask. You can unmute yourself and you can ask the question directly. अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप पूछ सकते हैं अनम्यूट करके. फाइन, आई थिंक देयर इज नो क्वेश्चन. आपने जो टेलीग्राम लिंक है वहां पे आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी. एंड थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स.